हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैम बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि गांधी जी कहाँ आ चुके हैं इंडिया के अंदर, और टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है भाई, 1915 वाला। 1915 में गांधी जी इंडिया के अंदर आ जाते हैं गोखले जी की लेटर लिखने के बाद। तो ओवरऑल उसके बाद गांधी जी क्या क्या करते हैं इंडिया के अंदर, कौन से अपने जो भी मूवमेंट्स थे उनके, कौन से गेम खेलते हैं इंडिया में एंट्री करने के बाद, और कौन से वो पॉलिटिशियन पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो अपना जो एक कंप्लीट कोर्स रहने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ यहाँ पे यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है उन सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है एनएफ है। यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ओवरऑल जो आप यहाँ से देखने वाले हो वो सारी चीज़ें आपकी कवरअप हो जाएंगी, और जो भी मेन और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सब हम बात करते हैं किसकी, कि अपने गांधी जी क्या होते हैं भाई, इंडिया के अंदर आ जाते हैं। गोखले जी क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं गांधी जी को, और गांधी जी को क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके कुछ करो आप। तो यहाँ पे आ जाते हैं गांधी जी कहाँ पे, इंडिया के अंदर। कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ पे आ जाते हैं, और उस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं NRI डे। NRI डे भी मनाया जाता है कब, 9 जनवरी 1915 को, बोले तो 9 जन को, ठीक है। उसके बाद क्यों होते हैं, गांधी जी आते हैं भाई। अब बात आती है कि कौन से पॉलिटिशियन पार्टी को ज्वाइन करते हैं। गांधी जी आ चुके हैं। गांधी जी आने के बाद दो बंदे इन चीज़ों को अच्छे से जानते थे कि गांधी जी क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो जानते थे कि वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी बवाल मचा चुके हैं वो कौन है, गांधी जी, मतलब यही बंदा है। और दूसरी तरफ जो भी पढ़े लिखे बंदे थे, जो भी मैगजीन वगैरह या फिर दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए थे, वो भी जानते थे कि जो गांधी जी हैं वो कितना अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर चुके हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो अब क्या आता है, अब यहाँ पे गांधी जी को बोला जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे बड़ी पार्टी थी, तो बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे अपना जो भी इन्फ्लुएंस करना है वो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। बट जो गांधी जी वो क्या बोलते हैं कि नहीं, अभी मैं कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, किसी को भी ज्वाइन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे भाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पहले 2 साल देखूंगा, सिचुएशन को जानूंगा, जो कि उनका मेनली एक पूरा का पूरा उनका एक प्लान होता था कि पहले सिचुएशंस को जानना, हर जगह के बंदे से के साथ कनेक्ट होना, देन उसके बाद उनका जो भी उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। ये सारी चीज़ें उनके क्या थे, पूरे के पूरे प्लान के अंदर आते थे। अब बात आती है 25 मई 1915 को वो एक कोचरब आश्रम बनाते हैं। 25 मई 1915 को एक कोचरब आश्रम बनाते हैं। अब बोलोगे साबरमती आश्रम भी तो यही है, बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि जो साबरमती आश्रम था वो साबरमती के लिए जो ज़मीन थी वो ज़मीन किसने दी थी, जो अपने वहाँ पे मिल ओनर्स थे, मिल ओनर्स ने क्या दिया था, साबरमती के लिए ज़मीन दी थी, उन्हें लैंड दी थी। एंड 1917 में जो कोचरब आश्रम था उसको ही साबरमती में शिफ्ट कर दिया गया था। 1917 में कोचरब आश्रम को ही साबरमती में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। सो दैट्स वाई क्या बोल सकते हो कि उसके बाद जो 1917 के बाद है वो कोचरब ही साबरमती है और साबरमती ही कोचरब है, ठीक है, दोनों सेम बात है। अब 2 साल के अंदर 1915 से 1917 में आ चुके हैं, तो इन 2 साल के अंदर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप सबको पता है 2 चीज़ें क्या क्या हो चुकी है भाई। यहाँ पे एक तो होम रूल लीग जो मूवमेंट था वो अपना इन्फ्लुएंस कम कर चुका है बंदों के अंदर, एंड देन जो लखनऊ पैक्ट था वो भी साइन हो चुका है। लखनऊ पैक्ट जो कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, एंड होम रूल लीग भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो अपने ओवरऑल जो 2 साल के बीच का गैप था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो हम आ जाते हैं वो आते हैं प्रेजेंट के सिचुएशन में, 1917 के टाइम पीरियड में। 1917 में आ चुके होते हैं। सो गांधी जी इस टाइम पे क्या करेंगे, 3 गेम खेलने वाले हैं। 3 गेम कौन से खेलेंगे, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेवड़ा, ठीक है। ये 3 अपने ऐसे मूवमेंट करेंगे, 3 ऐसे गेम खेलेंगे जिनके अंदर इनकी जो होगी वो जीत हो जाएगी, और ये बंदे क्या हो जाएंगे, विन करेंगे, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सिचुएशंस है वो पहले देख चुके हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। अब क्या है, अब इन्हें सिर्फ इम्प्लीमेंट देना है और अपने उन जो उनकी पकड़ थी ना चीज़ों पे उनको बनाए रखना है। अब बोलोगे वो क्या था। अब आप सबको पता है गांधी जी का एक मेनली कॉन्सेप्ट था क्या, इशू उठाना,
किसी भी बंदे का इशू है, उसको नेशनल इशू बनाना कि भाई हर बंदे से पूछना, हाँ तुझे भी तो ये इशू है, तुझे भी ये इशू है। अगर ना हो तो उसे ऐसा फील करवाना कि भाई हाँ आप इस इशू को आज नहीं तो कल फेस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे वो इशू क्या बन जाता है, नेशनल इशू बन जाता। नेशनल इशू बनने के बाद वो क्या करते हैं, उसका मास सपोर्ट ले लेते थे, मतलब बहुत सारे बंदे मिलके उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे एंड देन फिर स्ट्रगल करेंगे। मास सपोर्ट मिल जाता है, स्ट्रगल करेंगे तो क्या आएगा, एक टाइम के लिए वो क्या करेंगे, ब्रेक देंगे, एक टाइम के लिए ब्रेक देंगे, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो थकने लग जाता है, फिर धीरे धीरे वो बंदे क्या हो जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। सो बीच में ब्रेक जरूर देना चाहिए, ब्रेक देना एंड देन फिर क्या करना, स्ट्रगल करना। अब आप स्टार्टिंग में देखो, ब्रिटिशर्स ने जब स्टार्टिंग में आए थे, जब भी किसी से ट्रीटी करते थे, ट्रीटी को खुद ही तोड़ देते थे और उसका जो भी एरिया था उसको क्या कर लेते, कैप्चर कर लेते। सेम यही था ना उनका भी कॉन्सेप्ट। तो ऐसे इन्होंने किया कि स्ट्रगल करना, देन बीच में फिर ब्रेक लगाना एंड देन फिर स्ट्रगल करना और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना। जैसे ही गवर्नमेंट प्रेशराइज होएगी तो आपके लिए जो वो आप जो कर रहे हो उसको वो क्या करेगी, अलाउ कर देगी, जो भी आप सही कर रहे हो। और सत्याग्रह तो था ही, सच का साथ देना। तो ओवरऑल बात है, सच का साथ दोगे तो जीत तो होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने कौन से मैच खेले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिव हो जाते हैं 1917 के टाइम पे, और चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे आप क्या याद कर सकते हो, एक केक नाम का एक वर्ड याद रख सकते हो, केक मिनटू से चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, ठीक है। यहाँ से सीरीज में भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप केक करके याद रख सकते हो कि चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा आंदोलन जो भी था वो क्या था, अपना पूरे का पूरा महात्मा गांधी जी ने किया था, अपने जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था तब। अब बात करते हैं, चलो ठीक है ये सब हो चुका है, अब चंपारण की बात करते हैं। चंपारण में क्या होता है भाई, चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे वहाँ पे क्या होने वाला था कि जो भी वहाँ के किसान थे, जो भी पीजेंट्स थे, उनसे फोर्स करके इंडिगो को वहाँ पे उनकी ज़मीन में उगाया जा रहा था। और अपना जो भी इंडिगो उगा रहे थे बंदे, जो भी पीजेंट थे, और उन्हें फोर्स करके उगाया जा रहा था, तो उन्हें क्या दे रहे थे, पैसे भी कम दे रहे थे। पैसे कम क्यों दे रहे थे भाई, क्योंकि जर्मन के अंदर क्या आ चुका था भाई, अपना एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। जर्मनी के अंदर क्या आ चुका था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से उन्होंने वहाँ पे एक सिंथेटिक डाई बना ली थी। कौन सी डाई, सिंथेटिक डाई बना ली थी। एंड उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की अपनी इंडिगो था ना, वो नहीं बिक रहा था, वहाँ की मार्केट में जा ही नहीं रहा था। अगर मार्केट में नहीं बिक रहा था तो फिर उगवा क्यों रहे भाई, ये तो उनका काम है भाई। उन्होंने क्या किया, अगर उनका मार्केट में नहीं बिक रहा फिर भी क्या करते, पीजेंट से बोल रहे थे कि भी नहीं इंडिगो को उगाओ, और पैसे भी नहीं दे रहे, तो ओवरऑल क्या होएगा, एक तो इंडिगो उगाने की वजह से जो ज़मीन है, जो उसकी पूरी की पूरी फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती थी। फर्टिलिटी ख़राब होने की वजह से जो पीजेंट था वो कुछ और दूसरी चीज़ को भी नहीं उगा सकता था, जैसे खाने पीने की चीज़ें, तो वो भी नहीं उगा पाता था। सो दैट्स वाई जो पीजेंट्स थे वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, परेशान हो चुके हैं भाई। अब क्या होएगा, और जो चंपारण बिहार में एक जगह है जो कि गुजरात की साइड में आप बोल सकते हो, लगता है ऐसा एरिया है, ठीक है, पहले के टाइम पे। अब क्या होता है, तीन कथीय सिस्टम ने एक पूरे का पूरा वो चलाया हुआ था अपना सिस्टम, कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इंडिगो की अपना फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अब इंडिगो को उगाना है, वो कैसे उगाना है वो सब देखते हैं। अब इंडिगो को इन्होंने बोला, अगर आपके पास 20 लैंड है, उसमें से 3/20 हिस्सा है ना, अगर आपकी 100% है, 100 में से आप अप्रोक्सीमेट 15 मान सकते हो, जो 15% आपका एरिया है उसमें क्या करोगे, आप इंडिगो को उगाओगे, ठीक है। इंडिगो को क्या करना है, आपको उगाना है अपनी उस पूरी की पूरी लैंड पे, जो अपना पूरा का पूरा एरिया आता है 15%। उसके बाद ये लेस प्राइस दे रहे थे, दे ही नहीं रहे थे, पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से ज़मीन की फर्टिलिटी जा रही है, ठीक है भाई। और वो क्या बोले, कल्टीवेट करो, कल्टीवेट नहीं करोगे तो भी आपको रेंट देना है, और करोगे तो हम पैसे नहीं दे रहे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, पीजेंट बेचारा मर रहा है बीच में, क्यों, क्योंकि उन्हें बोला जा रहा है कि आप इसे उगाओ, उगाने के बाद पैसे भी नहीं दे रहे, और नहीं उगा रहे हैं तो पीजेंट से पैसे ले रहे हैं, कौन, ब्रिटिशर्स। अब ओवरऑल देख रहे हो तो क्या है भाई, पागल बना के रख रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक राजकुमार शुक्ला नाम का बंदा गांधी जी से बात करता है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से बात करता है, एंड देन उन्हें बोलता है कि आप चंपारण में आओ और वहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें प्लीज़ सोल्व करो, क्योंकि वो भी जानता था कि मैं साउथ अफ्रीका के अंदर बंदा बहुत काम कर चुका है, यहाँ भी अपना कर देगा। तो वो क्या करते हैं, गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपारण के अंदर, जो कि उस टाइम पे बिहार वाले एरिया के अंदर था। तो अब क्या होता है भाई, जो चंपारण के अंदर वो गांधी जी एंट्री कर लेते हैं, करने के लिए मतलब कुछ भी वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जानते थे भाई, ब्रिटिशर्स तो जानते ही थे साउथ अफ्रीका के अंदर क्या करके आ चुका बंदा। तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर देते हैं कि भाई जो गांधी जी है ना वो एंट्री नहीं करेंगे, कहाँ पे, चंपारण के अंदर।
ऑर्डर दिया, गांधी जी ने क्या कर दिया, ऑर्डर को ब्रेक कर दिया। अब ऑर्डर को ब्रेक किया है किसके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। अब आप बताओ क्या ये अपना कौन सा मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, ये नॉन कोऑपरेशन है, कौन सा मूवमेंट है। अब सीधी सी बात है, लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट का लॉ है, लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। कोई भी इन जनरल कोई भी लॉ होगा जिसको ब्रेक किया जाएगा उसको बोला जाएगा सिविल डिसोबीडियंस, मतलब लॉ को डिसओबे करना, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल यहाँ पे गांधी जी आ चुके होते हैं, आने के बाद क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करते हैं, हर बंदे के पास जाते हैं और रिपोर्ट को इकट्ठा करते हैं। रिपोर्ट को इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, मास सपोर्ट करेंगे। मास सपोर्ट करने के बाद पीजेंट से क्या बोलते हैं कि भाई आप टैक्स ना दो, पीजेंट को टैक्स ना देने के लिए बोला। और जबकि वहाँ पे टैक्स देना एक पूरे का पूरा लॉ था, एक नियम था, क्योंकि कोई भी वहाँ पे सूखा वगैरह नहीं पड़ा कि वो टैक्स ना दे, तो डायरेक्ट मना कर दिया। डायरेक्ट मना कर दिया तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को लॉ को ब्रेक किया, क्योंकि जो टैक्स था वो कौन लेती, ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी और टैक्स को नहीं पे किया तो क्या हो गया, सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, इतना होने के बाद मास सपोर्ट मिल जाता है और जो पीजेंट्स वगैरह तो टैक्स नहीं दे रहे होते हैं, तो जो गवर्नमेंट होते हैं क्या होते हैं, प्रेशराइज हो जाती है और कमिट करते हैं क्या कि आपको अलाउ नहीं किया जाता, मतलब आपकी कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाती कि आप यहाँ पे अपनी इंडिगो को उगाओ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ना कोई आपको बेनिफिशियल है तो आप उगा सकते हो, अदरवाइज कोई आप पे मतलब ऐसे फोर्स करके नहीं करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो गांधी जी थे वो अपने फर्स्ट मैच को जीत चुके हैं, वो विनर हो बन चुके हैं। अब बात है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या होगा भाई, इनके साथ में कुछ अदर लीडर्स थे। अदर लीडर्स कौन थे भाई, जो इन्होंने पूरे का पूरा मैच खेला, मैच के अंदर कुछ अदर लीडर्स थे। एक थे राजकुमार शुक्ला, देन नरहरि परीख एंड राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी एंड ब्रिज किशोर। ठीक है, राजकुमार शुक्ला, नरहरि जी एंड राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी एंड ब्रिज किशोर, ये कुछ लीडर्स थे जो इन्होंने इनका साथ दिया था इस पूरी की पूरी मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 की टाइम हुई थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर गांधी जी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये वही मिल वर्कर्स हैं जिन्होंने गांधी जी को क्या दिया भाई, साबरमती के लिए जगह दी थी, जमीन दी थी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपस में दोस्त हैं तो दोस्त के साथ तो लड़ाई करना नहीं चाहेंगे ना, तो यहाँ पे वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। ब्रिटिश ज़बरदस्ती कहते भी नहीं, आ जाओ यहाँ भी आओ, यहाँ पे खेलो गेम। तो क्या होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि 1918 के अंदर होती है, तो ये क्या है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी किसकी, गांधी जी की। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, ना तो जो पूरा का ये स्ट्राइक है, ना तो ये सिविल डिसोबीडियंस है, ना ही नॉन कोऑपरेशन है, ये एक हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की फर्स्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, प्लेग की नाम की एक बीमारी फैल चुकी थी इंडिया के अंदर। तो वर्कर्स, जो इंडियन मिल वर्कर्स थे, दोनों के दोनों उनके बीच में कुछ पंगे हो जाते हैं मीनटू से, कि जो वर्कर्स थे वो बोलते थे 35% जो हमारी सैलरी है ना उसको इंक्रीज़ करो। जो कि मिल वर्कर्स थे वो बोलते थे नहीं भाई हम 20% करेंगे, करवानी है तो करवाओ, अदरवाइज रहने दो, मत आओ काम पे। तो ये क्यों बोल रहे थे, इसके पीछे का क्या रीज़न था, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम था भाई। उस टाइम पे क्या हो चुका था, जो ब्रिटिशर्स थे वो तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। अगर ब्रिटिशर्स प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे तो इंडियंस कर रहे थे, इंडियंस का प्रोडक्शन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। साथ ही साथ में जो वर्कर्स हैं वो भी बेचारे अब बीमारी आ चुकी है, झेल रहे हैं, तो भी सोचेंगे हमारे पास भी पैसा मिले हमें भी, क्योंकि उनकी वजह से ही पैसे कमा रहे हैं वो, क्योंकि वही प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ का जो अपने इंडियन मिल्क वर्कर्स थे ना, ये इनका क्या हुआ, बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए थे, बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए थे। तो अब क्या होता है, कुछ ना कुछ अपनी दिक्कतें आ जाती है, जिससे वर्कर्स क्या कहते हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ। सैलरी बढ़ाओ तो कितना बढ़ाओ, 35%। तो अब क्या होता है भाई, गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी क्या कहते हैं भाई, आप ऐसा करो कि आप भी मेरे अच्छे हो, और मतलब आप क्या करना चाहते हो, आपको अगर सैलरी बढ़ानी या नहीं बढ़ानी, आपको मुझे बीच में क्यों ले रहे हो, आप क्या करना, आपको आप ट्रिब्यूनल में अपना केस डालो, एंड देन ट्रिब्यूनल जो भी आपके डिसीजन देगा आप उसको मान लेना, जो भी हो आपके हक में हो या फिर वर्कर्स में हो। तो अब क्या होता है, वर्कर्स क्या बोलते हैं, नहीं ट्रिब्यूनल तो बिक जाएगा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही वो फैसला सुनाएगा, इसलिए हम तो जा रहे हैं स्ट्राइक पे। तो जो भी बंदे थे वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और यहाँ पे फिर दिक्कतें आती है भाई। अब बंदे चले गए स्ट्राइक पे, अब क्या होएगा, वो बंदे जा चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। अब क्या होता है, जो एक ब्रिटिश कलेक्टर था वो क्या कहता है, गांधी जी को कहता है भाई आ जाओ, करो कुछ ना कुछ। तो गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद आ जाते हैं और एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस गांधी जी का वही सारी चीज़ें, देखो कितना क्या अर्न किया है, कितने क्या इन्होंने यहाँ पे पैसे खर्च हुए हैं, देन इनकी जो सैलरी है वो कितनी दे रहे हैं। तो ओवरऑल जैसे गांधी जी पूरे का पूरे कैलकुलेशन करते हैं,
भाई अपने क्यों थे, लॉयर थे, कैलकुलेशन करना जानते हैं भाई अच्छे से। अब लॉयर थे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, हर चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं, तो वो ओवरऑल यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो अपने पूरे के पूरे मिल ओनर्स हैं वो क्या कर चुके हैं, बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं। अब जो ये अपने पूरे के पूरे कौन है, वर्कर्स है। वर्कर्स क्या बोले, 35%, मतलब जो उनकी डिमांड है वो जायज़ है, वो अपना ऐसे बेवजह कुछ नहीं बोल रहे। 35% ये बढ़ा सकते हैं सैलरी, और ये इनके हक में भी है, ठीक है, ये बोल दिया जाता है। तो गांधी जी वर्कर्स से मिलते हैं और वर्कर्स को बोलते हैं भाई करो स्ट्राइक। गांधी जी वर्कर्स से मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई स्ट्राइक करो। अब गांधी जी वर्कर्स को बोलते हैं कि स्ट्राइक करो, किसके अपोजिशन में भाई, मिल ओनर्स के में। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या सिविल डिसोबीडियंस है या फिर नॉन कोऑपरेशन है, क्योंकि लोगों को तोड़ने में, अब लोग गवर्नमेंट के तो नहीं है, गवर्नमेंट के लिए तो कुछ अपोजिशन में नहीं है ना, तो क्या है, ये अपना हंगर स्ट्राइक हो गया या फिर क्या होगा, ना तो ये सिविल डिसोबीडियंस है ना ये नॉन कोऑपरेशन है। उसके बाद कहते हैं स्ट्राइक हो जाती है, और स्ट्राइक होने के बाद जो गांधी जी वो दूर से देख रहे होते हैं कि भाई हाँ 10 दिन हो गए, ठीक है भाई इतने बंदे आ रहे हैं, 11 दिन हो गए, इतने बंदे कम हो चुके हैं, अच्छा 10 कम हो गए, 5 कम हो गए, 2 कम हो गए, मतलब ऐसे काउंटिंग कर रहे होते हैं कि भाई बंदे जो हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है तो गांधी जी को तो बस फिर टेंशन, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ से गांधी जी को एक चीज़ समझ में आ जाती है, कोई भी बड़ा मूवमेंट ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। कोई भी मूवमेंट अगर आप ज़्यादा दिन के लिए लंबा खींचना चाहते हो तो वो नहीं खींच सकता, वो ना तो इतना लंबा खींच पाएगा और ना वो सक्सेसफुली हो पाएगा। सो गांधी जी देख चुके होते हैं और गांधी जी कहते हैं कि अब मैं आऊँगा। ये क्या चक्कर है भाई, तुम तो धीरे धीरे कम हो रहे हो, ऐसे थोड़ी कुछ होएगा। तो जो वर्कर्स थे वो कहते हैं कि कोई भी डिसीजन तो आ ही नहीं रहा, हमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, तो हम क्या करें, तो कम हो रही है स्ट्रेंथ। गांधी जी बोलते हैं भाई अब मैं आ रहा हूँ, मैं आपका साथ दूंगा और मैं भूख पे बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा, जब तक खाना नहीं खाऊंगा, जब तक आपकी जो डिमांड है वो पूरी फुलफिल नहीं हो जाएगी। तो बंदों में आ गया जोश, जोश आने के बाद तो बंदे क्या करेंगे, अच्छा भाई लीडर आ गया, अब तो हम मतलब अब तो उठ बैठो भाई, अब तो फटाफट इकट्ठे हो जाओ सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या करता है, गांधी जी की फर्स्ट क्या थी, हंगर स्ट्राइक थी, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये लॉन्गर स्ट्रगल नहीं चल सकता, ये चीज़ गांधी जी जान चुके थे, एंड देन वो खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट जो थी, जो वहाँ के बंदे थे वो प्रेशराइज आ जाते हैं, जो मिल ओनर थे प्रेशराइज आने के बाद केस ट्रिब्यूनल में जाता है, एंड ट्रिब्यूनल क्या बोलते हैं कि भाई 35% जो वर्कर्स की डिमांड है वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, ठीक है। यही भी क्या था, गांधी जी का जो सेकंड अपना पूरा का पूरा एक मैच था वो जीत चुके हैं। अब ये आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे भाई, आगे आ जाते हैं यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 की बात है, गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा, ठीक है। वहाँ पे जैसे अपने पुराने सिस्टम चलते थे, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सिस्टम, जो भी सिस्टम थे ऐसे ही वहाँ पे था। क्या था भाई, जैसे रेतवारी सिस्टम वगैरह जो भी चलते थे, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती थी, प्रोडक्शन का अगर नॉर्मल प्रोडक्शन होती है, मीन टू से अगर आपके खेत में 12 गन्ने उगते हैं, ठीक है, 12 गन्ने, कोई भी चीज़ ले लो, जो भी अगर 12 गन्ने उगते हैं और 1/4 प्रोडक्शन बोला है, नॉर्मल होगी तो आपके 12 गन्ने होंगे, अगर कुछ भी दिक्कतें आ जाती हैं तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। अगर 3 या 3 से कम गन्ने उगते हैं तो आपको क्या करेगा, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या समझ रहे हो, अगर यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर यहाँ पे गन्नों की बात की जाती है कि भाई आपके साथ इतने गन्ने उगाने हैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास 1/4 से अपना जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है या उसके इक्वल हो रहा है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश जो थे वो भी फिर से डिमांड कर रहे थे भी टैक्स दो, टैक्स दो। क्यों कर रहे थे, वहाँ पे एक तो पहले से सूखा आया हुआ आ चुका है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, पीजेंट का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो टैक्स तो लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते, टैक्स ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, टैक्स ले रहे हैं। अब क्या करें, गांधी जी तो देख रहे होते हैं ना, सबको पता है गांधी जी देख रहे हैं, गांधी जी देख रहे होते हैं, पीजेंट्स को बोलते हैं टैक्स ना दो, पीजेंट को क्या बोलते हैं कि टैक्स ही मत दो, टैक्स नहीं दोगे तो क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे भाई, फिर वही काम, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, प्रेशराइज हो जाती है कि आप क्या करो, टैक्स ना पे करो। टैक्स ना पे करने के लिए गांधी जी बोलते हैं, तो आप ये बताओ कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब लोगों को ब्रेक करना, और नॉन कोऑपरेशन को मतलब आप जानते हैं नॉन कोऑपरेट ही ना करो। अब यहाँ पे जो है वो पीजेंट को बोला जाता है टैक्स ना दो, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रही थी, टैक्स की डिमांड कर रही थी, और जो पीजेंट थे वो प्रोडक्शन कम होने की वजह से उन्हें तो टैक्स देना ही नहीं, बट ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, रूल को ब्रेक कर रहे हैं। दैट मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे हैं, सिविल डिसओबे, ठीक है। और जो पीजेंट है वो क्या कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो हो रहा है। अब ओवरऑल टैक्स नहीं दे रहे,
बंदे स्ट्रगल करने लग जाते हैं, स्ट्राइक करने लग जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या हो जाता है, प्रेशराइज हो जाती है। गवर्नमेंट प्रेशराइज होने के वजह से क्या होता है भाई, एक कमिटमेंट कर देती है, एक अपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट देती है, जिसके अंदर कहती है कि भाई जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो बंदा पे कर दे अपने टैक्स को, अदरवाइज ना करे। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अगर ऐसे बोला जाता है तो कोई भी बंदा टैक्स तो पे नहीं करेगा, तो कोई भी बंदा यहाँ पे टैक्स पे नहीं करता है। सो यहाँ पे जो गांधी जी की तीसरी जीत थी, जिसके अंदर गांधी जी विन कर जाते हैं ब्रिटिश के अलग से। ठीक है, हमने फर्स्ट देखा वो तो चंपारण, देन हमने क्या देखा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एंड फिर देखते हैं हम खेदा। ठीक है, ये आप इस तरह से याद रख सकते हो। और जो अपना पूरे का पूरा ये मूवमेंट था, इसके अंदर कौन कौन बंदे थे, विठल भाई पटेल एंड इंदुलाल जानकी। ठीक है, अब ओवरऑल ये जो दो बंदे थे यहाँ भी इनका गांधी जी का साथ देते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि जो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था चंपारण, ये क्या था, सिविल डिसोबीडेंस, एंड अहमदाबाद वाला हंगर स्ट्राइक थी, एंड खेदा सत्याग्रह आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने कब की थी, तो आप बता सकते हो अहमदाबाद के टाइम पे की थी। ठीक है, अहमदाबाद वाला जो अपना मील स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम पे गांधी जी ने अपनी पहली हंगर स्ट्राइक की थी इंडिया के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहीं भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी यहाँ पे आपको वीडियो में कमी लगती हैं, वो आपकी नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव हो जाएंगी। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जैसा भी आपको वीडियो लगता है, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीए वगैरह जो भी होती है, जो भी आपकी क्विज वगैरह होती हैं, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे होती हैं, तो आप वहाँ पे अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।